बोर्ड एग्जाम को देखते हुए एक और नए मॉडल पेपर के साथ आप सभी लोगों के समक्ष हम उपस्थित हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक हमारा साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि पूरा भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं अपने इस मॉडल पेपर के खंड आ पोर्शन को। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है। देखिए खंड का है और पहले का पार्ट है। इसमें आवेश की वैल्यू आपको -3.2 कूलाम दी गई। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी चालक पर ऋण आवेश जो होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से या कितने इलेक्ट्रॉन अधिक, वो आपको बताना है। तो आपने पढ़ा है Q बराबर आपका होता है Ne, तो N बराबर आपका हो जाएगा Q बटे में E। Q की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 3.2, E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कुछ विद्यार्थी ये बात सोच रहे होंगे कि सर जी ने यहाँ पर माइनस चिन्ह क्यों नहीं लिया। माइनस चिन्ह केवल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, प्लस चिन्ह ये बताता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, बाकी कोई मतलब नहीं। तो ये n बराबर हो जाएगा 16, इसको पॉइंट से हटाओ, 2 9 32, 2 गुणे 10 की घात 19 ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने अधिक है आपका। चलिए भाई समय को लॉस नहीं करते हैं, खा पाठ को देखते हैं। किसी धारा मापी से विभवांतर मापन हेतु इसमें क्या जोड़ते हैं। हम सभी लोग जानते हैं एक होता है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, एक होता है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अगर हमको धारा मापी से विभवांतर नापना है तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना होगा। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में न्यूनतम प्रतिरोध का ताल लगाते हैं, जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, जिसे हम सभी लोग कहते हैं संट। और धारा मापी को अगर हमको से विभवांतर मापना है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको उसके हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाते हैं, जिससे धारा मापी जो होती है वो वोल्ट धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण हो जाता है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर हमको धारा मापी से विभवांतर मापना है तो उसके श्रेणी क्रम में हमको उच्च प्रतिरोध का तार लगाना होगा। ठीक है, तब जाकर के वो वोल्ट मीटर के तरीके से कार्य करेगा और विभवांतर को माप सकते हैं। तो उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं गा पार्ट को। गा पार्ट में आपसे कहा गया है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर कितना होता है। कई बार आप लोगों को मैंने बताया है 0 डिग्री होता है, पहले सेट में ही आपको बताया गया है। किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, अगला पार्ट घा पार्ट, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण कैपिटल ए है। यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण कैपिटल है, न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण को डेलम से लिखते हैं और वो प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं, वो उसके बराबर है। तो आपको ये बताना कि अपवर्तनांक क्या होगा। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र पढ़े हो साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे में 2। आप सभी लोगों ने पढ़ा है, बटे में होता है आपका साइन ए बाई 2, होता है कि नहीं होता है। तो इसी को आपको सॉल्व करते जाना है। तो ये एन बराबर आपका हो जाएगा साइन, देखिए ए और डेल एम ए के बराबर है, तो ए कितना हो जाएगा 2a बटे में ए और बटे 2 है ना, और बटे में कितना हो जाएगा साइन ए बटे में 2। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू में कॉस ए बाई 2। ये साइन 2 थीटा के रूप से फॉर्मूला रखता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अगर साइन थीटा होता है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मैंने साइन ए का वही फार्मूला ओपन कर दिया है। नीचे आपका दिया है साइन ए बाई 2, ये साइन ए बाई 2 से ये साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपवर्तनांक आ जाएगा 2 कॉस ए बाई 2। ठीक, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा थर्ड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंगा पार्ट देखते हैं। अंगा पार्ट में दिया गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से लिखते हैं और m बराबर मैंने बताया था I इंटू में a होता है। तो इसका जब हम लोग मात्रक निकालेंगे तो धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। चा पार्ट देखते हैं। अगला 6 क्वेश्चन होते हैं ना बहुविकल्पी। किसी धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य आपको दिया गया, देहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा नॉट से लिखते हैं, वो आपको दिया गया 2000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप कन्वर्ट करेंगे, 3 जीरो को 10 की पावर 3 लिखोगे, एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर -10 लिखोगे, तो ये 2 गुणे 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा आपका। आगे दिया गया है कि 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होता है, मतलब तरंग दैर्ध्य आपको दी गई है 1000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात -7 मीटर। ठीक, आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा
इलेक्ट्रॉनों की जो गति ऊर्जा ई के वो कितनी आपकी होगी। आप सभी लोगों ने आइंस्टीन समीकरण पढ़ा है। आइंस्टीन समीकरण में पढ़ा है कि जो एच न्यू होता है वो ई के मतलब गतिज ऊर्जा प्रदान करने में और कार्यफलन के रूप में जो होता है पूरी एनर्जी व्यय होती है एच न्यू, जो फोटानों की एनर्जी होती है। जब ई के की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा एच न्यू माइनस का डब्ल्यू। ई के बराबर आपको पढ़ाया गया है, न्यू बराबर होता है सी अपान लैम्डा और ये होता है एच न्यू नॉट के डब्ल्यू नॉट, तो ये हो जाएगा एच सी अपान में लैम्डा नॉट क्योंकि कार्यफलन डब्ल्यू बराबर होता है एच न्यू नॉट और न्यू नॉट बराबर सी अपान लैम्डा नॉट। अब यहां से आप जैसे गतिज ऊर्जा निकालना है तो एच सी ले लो कॉमन, एक बटे लैम्डा की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है 10 की घात -7, ये मैंने रख दिया 10 की घात -7 और माइनस 1 बटे लैम्डा नॉट की अगर बात करें तो लैम्डा नॉट की वैल्यू दी गई 2 गुणे 10 की घात -7, तो 2 गुणे 10 की घात -7। अगर आप चाहें तो बहुत आसान कर दिया इसे, एच की वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात -34 और सी की वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 8 और नीचे से आप 10 की घात -7 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 - 1 बटे 2 केवल बचेगा बस। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ई के बराबर आपका हो जाएगा 6.6 गुणे में 3 संख्या पास कर लीजिए गुणे 10 की घात 34 से 8 जाएगा माइनस का 26 बचेगा और 10 की घात 7 को ऊपर लेकर चले जाएंगे और 1 से आधा को घटाएंगे तो आधा बचेगा, आधा को 0.5 लिख सकते हैं और इसको 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग करने पर ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगी क्योंकि ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया गया है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 और 26 सॉल्व करेंगे -19 बचेगा, -19 से -19 कैंसिल हो जाएगा। इस दशमलव से इस दशमलव को हटाया जा सकता है और अगर आपको काटना है तो काट सकते हैं। देखिए 2 3 6 2 3 6 और 2 8 16। अब ज्यादा कुछ काटना पीटना तो काट लो, नहीं 3 5 15 15 45 15 45 और 4 49, ठीक, दशमलव एक अंक बाद एक अंक पहले और यहाँ पर बटे में 8 और गुणे में कुछ बचा नहीं, इसको आप भाग कर दीजिए बस। इस दशमलव को हटाइए, 0 बढ़ाइए, 8 एकम 8, ठीक, 8 6 48 हो जाएगा, बचा आपका 1 15 हो गया है ना, 8 एकम 8 हो जाएगा आपका, 7 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा लीजिए, 70 हो जाएगा। 8 9 72 होता है, 8 28 64 होता है और 10 से जब आप भाग करेंगे, अरे कुल मिला करके ये आपको ऑप्शन में कितना देखने को मिलेगा, 6.2 के पास देखने को मिलेगा। देखिए आप एक दशमलव लगाएंगे ना तभी तो जाके 0 बढ़ाएंगे और 10 से भाग करोगे तो दशमलव एक अंक आगे और लग जाएगा, ये 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा और 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लिख सकते हैं। बात समझ में कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न वो आपके सॉल्व होते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम खंड बा की ओर बढ़ते हैं बिना अपने समय को बर्बाद किए हुए, है ना। इसको रब कर दो भाई। देखिए हम आप लोगों का किसी भी प्रकार का समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए कि आप लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा क्लासें समय के हिसाब से दे सके। देखिए इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो खंड बा में देखिए पहला प्रश्न, दूसरे का पार्ट दिया गया है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो फाई ई बराबर होता है ई इंटू में ए। तो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक इसका आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। दूसरा मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है, आप निकाल के देख लेना, वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। अच्छा यहाँ पर आगे बात की गई खा पाठ में सेल के विद्युत वाहक बल को समझाइए। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, ध्यान से समझिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल को हम सभी लोग व्यक्त करते हैं ई से। ई बराबर होता है डब्ल्यू अपान में क्यू, ठीक है। तो आप ये चीज कह सकते हैं, क्यू को अगर यहाँ पर एक मान लिया जाए और एक को फिजिक्स की भाषा में पढ़ते हैं एकांक, तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए जो कार्य होता है उसी कार्य को हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक आपका एक होता है वोल्ट, या दूसरा मात्रक आप लोग जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं।
और सेल के विद्युत वाहक बल को ई से व्यक्त किया जाता है। गा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व 6 मिली हेनरी है। स्वप्रेरकत्व को हम लोग लिखते हैं एल से। किससे लिखते हैं? एल से, है ना। अन्य प्रेरकत्व को एम से। वो आपको दिया गया 6 मिली का मतलब 10⁻³ और ये हेनरी दिया है। इसमें धारा प्रवाह की दर को हम सभी लोग di/dt से व्यक्त करते हैं और वो आपको दी गई है 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड। ठीक। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। कई बार बता चुका हूं, E बराबर होता है -LdI/dt और मैंने आप लोगों को 99 न्यूमेरिकल के सीरीज में भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराया है। तो E बराबर हो जाएगा -L की बात करें तो 6 × 10⁻³ क्योंकि मिली हेनरी दिया था और di/dt की वैल्यू 10⁻³ है। ठीक। तो 10⁻+3 -3 10⁻0 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपका -6 वोल्ट आ जाएगा। विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियों का उल्लेख, कई बार ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। स्थायित्व के संबंध में, है ना, स्थायित्व के संबंध में। और दूसरी कमी क्या थी? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ये 2 कमियां थी कि व्याख्या करने में असफल हो गए थे और इनकी कमियों को दूर किसने किया था? बोहर साहब ने। ठीक। अंगा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम 0 केल्विन है, इसकी चालकता पर टिप्पणी कीजिए। कल जो मैंने अभी जो हमने आप लोगों को आगे जो मॉडल पेपर हल कराए हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर जो अर्धचालक में चालन बैंड होता है उसमें वो एकदम पूर्णतया रिक्त होता है। और क्या होता है कि 0 केल्विन ताप पर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो मतलब पहली बात तो चालन बैंड उसमें शून्य होता है, एकदम मतलब रिक्त होता है। लेकिन जैसे अर्धचालक का हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होता है उसकी गैपिंग कम होना और शुरू हो जाती है। गैपिंग कम होने की वजह से जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में चले जाते हैं और अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। सीधा सा मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अर्धचालक की चालकता होती है, अर्धचालक की जो चालकता होती है वो ताप के समानुपाती होती है। अर्थात अगर अर्धचालक की चालकता बढ़ानी तो उसका ताप बढ़ा दीजिए। ताप बढ़ाने पर जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है और संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं जिस वजह से धारा का संचालन चालू हो जाता है। तो ये होगी ताप की व्याख्या। अगला चा पार्ट में आपसे कहा गया है कि एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रारूप में द्वितीय निम्निष्ठ, मतलब एन की वैल्यू आपको 2 दी गई है और द्वितीय निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण थीटा बराबर आपको 60 डिग्री दिया गया है। झिर्री की चौड़ाई लैम्डा के पदों में निकालना है। आपने सूत्र पढ़ा है E sin थीटा बराबर n लैम्डा, यही सूत्र है। इसमें E होती है झिर्री की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई, तो E की वैल्यू आपको निकालना है। तो ये n लैम्डा बटे आप sin थीटा लगाएंगे। n की वैल्यू आपको 2 दी गई है और लैम्डा के पदों में निकालना और sin थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर 2 × लैम्डा बटे में sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 4 लैम्डा बाई कितना हो जाएगा? √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खंड सा पर आ जाते हैं। कहां पर आ जाएंगे भाई? खंड सा पर। खंड सा में जो प्रश्न होते हैं वो दो नंबर वाले प्रश्न आपके होते हैं। इसमें कहा गया है कि समान धारिता के 4 संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, ये 20 वोल्ट की बैटरी है और इससे जो है संधारित्र जुड़े हैं, ये समान धारिता के हैं और यहां पर ये पृथ्वी से जुड़े हैं। ये आपका पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट Q है। ठीक। C संधारित्र की ये समान धारिता है, श्रेणी क्रम में जुड़ने के मतलब आवेश भी समान हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए इनका और इनका पोटेंशियल होगा सेम क्योंकि ये समान संधारित्र के हैं और समान आवेश प्रवाहित होगा। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जो Vp - V0 होगा, P और O के बीच का जो विभवांतर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे V0 - VQ, मतलब O और Q के बीच के विभवांतर के बराबर होगा
क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान। भैया अगर आप इसको उठा के रख देंगे तो ये ऊपर हो जाएंगे, इसके ऊपर के मतलब इनका और इनका विभवांतर भी सेम होगा, ऐसा ना समझिए। तो श्रेणी क्रम में धारताएं सेम है, आवेश सेम है, तो विभवांतर भी सेम होगा, सीधी सी बात। तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वही इनके सिरों के बीच विभवांतर होगा। ठीक है, ऐसा आप चित्रानुसार लिख सकते हैं। अब चूंकि ओ पॉइंट पृथ्वी से जुड़ा, पृथ्वी पर जब ओ पॉइंट है तो मतलब V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, VP, VQ को इधर ले आओ प्लस VQ, V0 इसको उधर ले जाओ प्लस V0, तो VP प्लस VQ बराबर हो जाएगा 2V0, 2 गुणे V0 की वैल्यू शून्य, तो ये आपका आ जाएगा VP प्लस VQ बराबर शून्य। एक समीकरण आपको मिल गई, तथा P और Q बिंदुओं पर जो विभवांतर दिया है, मतलब VP माइनस VQ बराबर आपको 20 वोल्ट दिया है, इसे हम मानिए समीकरण 2। केवल समीकरण 1, 2 को हल करना है, तो समीकरण 1 व 2 से अगर मैं लिखना चाहूं तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, VQ VQ कैंसिल, 2VP बराबर 20, तो VP बराबर आपको मिलेगा कितना, 10 वोल्ट। कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। और जब VP की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के देख लो, जैसे यहां पर आपने रखा तो VP 10 वोल्ट रखा, उधर गया 20 से 10 गया 10 बचा, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह उधर जाएगा, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जो VQ की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस 10 वोल्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, माइनस 10 वोल्ट आ जाएगी। और प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है कि ये बताइए P और Q पर विभव की गणना करिए, तो हमने गणना कर दिया। एम्पियर का परपथीय नियम मैं आपको बता चुका हूं कि एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन का मतलब DL, रेखीय समाकलन क्या होता है, उस पद द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं, कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जिसे एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। सिद्ध करना भी बताया, केवल समाकलन करना, चुंबकीय क्षेत्र का म्यू नॉट I के बराबर आ जाता है। बस ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग बिना समय को लॉस किए हुए। ये इसमें कई सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको रब कर दें भाई, हाँ ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ समझाइए। मैं आपको बता चुका हूं कई बार, जिसे आध्रुवित प्रकाश को हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं, आध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग मतलब वैद्युत वेक्टर के कंपन एक दिशा में न होकर के सभी दिशाओं में होते हैं। जब इस आध्रुवित प्रकाश को, ध्यान से समझिएगा, जब इस आध्रुवित प्रकाश को किसी टूरमैलिन की क्रिस्टल से पारगमित कराया जाता है, जैसे मैं टूरमैलिन की क्रिस्टल ऐसे बना दूंगा आपके सामने, ठीक है, ये है आपकी टूरमैलिन की क्रिस्टल। तो जब किसी आध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन की क्रिस्टल पर से पारगमित कराया जाता है, तो टूरमैलिन की क्रिस्टल आध्रुवित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के उन्हीं कंपनों को बाहर निकलने देती है जो इसकी अक्ष के समांतर होते हैं। इसकी अक्ष ऐसे है तो इसकी अक्ष के समांतर वैद्युत वेक्टर के कंपन ऐसे होंगे। बाकी वैद्युत वेक्टर के कंपनों को वो अवशोषित कर लेता है, कौन, टूरमैलिन की क्रिस्टल। और इस प्रकार जो निर्गत प्रकाश होता है इसे हम सभी लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ये भी मैं बता चुका हूं। और इस घटना को हम सभी लोग कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण। सिंपल है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रकाश का ध्रुवण का अर्थ यही आपको समझाना है। उपयुक्त चित्र की सहायता से ध्रुवित और आध्रुवित प्रकाश में अंतर। तो ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, और मतलब आध्रुवित प्रकाश में वैद्युत, तो उसको सामान्य प्रकाश भी कहते हैं ना। आध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, जबकि ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में न होकर के एक दिशा में होते हैं। ठीक, अब यहां पर आगे बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है घा पाठ, इसमें यह कहा गया है कि पीएन संधि डायपोल के अग्र अभिनंदन में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हैं तो परिपथ आरेख बनाइए। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पीएन संधि डायपोल होता है, जैसे पी क्षेत्र हो गया, ठीक, ये एन क्षेत्र हो गया,
पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ये पीएन संध डायोड का कौन सा अभिनत कहलाता है? ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस, या इसको हम लोग अग्र अभिनत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अग्र अभिनत कहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस दिशा में जब इसका ग्राफ बनाते हैं, मैं ये भी आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी दिखा चुका हूं। यहाँ पर जो धारा बहती है अग्र अभिनत में, इसे कहते हैं अग्र धारा, और ये धारा बहती है मिली एम्पियर में। ठीक, तो यहां पर आप वोल्टेज देते हैं, ठीक, यहां पर आपको मिली एम्पियर में धारा देखने को मिलती है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसमें अगर देखो, इसमें अग्र अभिनत में क्या होता है कि धारा प्राप्त होती है, वोल्टेज के अनुरूप धारा आपको मिलती है। पश्च अभिनत में क्या होता है? धारा देते जाते वोल्टेज बढ़ाते जाते धारा धीरे धीरे अपरिवर्तित रहती है, फिर एक निश्चित वोल्टेज पर धारा बहुत तेजी के साथ बहती है, जिसे रोकना पॉसिबल नहीं होता, जिसे हम सभी लोग एवलांस भंजन की प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें इन्होंने ग्राफ बोला था, मैंने ग्राफ बना दिया, लाक्षणिक वक्र बोला था। और अग्र अभिनत में संधि की अवक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीएन संधि डायोड में जो ये अवक्षय परत होती है, अग्र अभिनत में ये अवक्षय परत पतली हो जाती है। क्या हो जाती है? अवक्षय परत जो होती है ये क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, तभी तो जो है धारा का संचालन बन पाता है। और पश्च अभिनत में क्या होता है? पश्च अभिनत में जो होता है अवक्षय परत चौड़ी हो जाती है, जिससे धारा का संचालन नहीं हो पाता है। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं समझ में? चलिए, बाकी के आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।